और बात करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे शुभारंभ। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। तो 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 14,000 परियोजनाओं का पीएम शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज शुभारंभ करेंगे। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है और इस दौरान जो है 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, पीएम मोदी का आज लखनऊ दौरा है, ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाना है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट आई है? बिल्कुल, देखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज राजधानी लखनऊ में आयोजन हो रहा है और इस आयोजन की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से करी जाएगी, जो कि अब से मैच कुछ देर बाद जो है यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचकर वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है उसका आज उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। उनके साथ में रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी उनकी कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। सभी तैयारियां जो है वो पुख्ता की जा चुकी हैं। सभी सुबह से ही जो निवेशक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और वो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो है वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो 16,000 अलग अलग विभिन्न परियोजनाएं हैं उनको आज यहाँ से जो है वो शिलान्यास करेंगे और कहीं ना कहीं इसके जरिए एक मैसेज भी पहुंचाने की जो है वो कवायद होगी कि जो सरकार जिस तरीके से सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने जो वादे किए थे उनको धरातल पे भी उतारा जा रहा है, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। लगातार जो है वो सरकार इस और प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश की जो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है, उसको जो है लगातार बढ़ाने की जो सरकार की कवायद है उसमें ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर जो है वो साबित होगी। और मैं बात करूं आपको तस्वीरों के जरिए, अगर मैं नज़ारा भी दिखाना चाहूं तो एक बार अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान है वो पूरी तरीके से दुल्हन के जैसा जो है वो सजा हुआ आपको नजर आएगा। फ्लावर्स के जरिए जो स्पेशल तरीके से जो सजावट है वो यहाँ पर करी गई है। जो डेलीगेट्स हैं, जो मेहमान हैं, उनका आने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो चुका था। वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सभी लोग और हर एक कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए हर तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। जो निवेश आएंगे, निवेशक जो आ रहे हैं और उनको यहाँ पर निवेश फ्रेंडली माहौल मिले उसकी पूरी तैयारियां करी गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा करी थी, हर एक चीज़ का उन्होंने खुद जो है वो आके यहाँ पे निरीक्षण भी किया था और कहीं ना कहीं आज जो ये निवेश की जो शिलान्यास होगा उसमें हर एक सेक्टर को लेकर, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर अन्य सेक्टर्स की बात की जाए, उन सभी सेक्टरों में निवेश होगा। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो निवेश हो रहा है वो पश्चिमांचल की तरफ हो रहा है। इसके अलावा निवेश जो है वो पूर्वांचल में भी है, मध्यांचल में भी है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो पश्चिमांचल में निवेश जो है वो होने जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद जो ये योजनाओं की शुरुआत होगी इसके जरिए सरकार 34 से 35 लाख युवाओं को जो है वो रोजगार भी मुहैया करा सकेगी। और इन सब के पीछे का उद्देश्य है कि जो यहाँ के युवा हैं उनको निवेश के लिए, उनको रोजगार के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, दूसरे देश, दूसरे राज्य ना जाना पड़े, उनको अपने शहर में, अपने राज्य में जो है वो नौकरियां मिले। तो इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत रही है और रोजगार हमेशा से देखिए एक बड़ा मुद्दा भी रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और चुनावी मुद्दा भी बनता हुआ नजर आया है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को जब सत्ता में नहीं थी उससे पहले बखूबी बहुत जोर शोर से उठाया था और उसके बाद जब सत्ता में आए तो उसको लेकर कैसे कार्य किए जा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से 2017 से ही अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टर समिट जो है उसका आयोजन किया गया और उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि जो निवेश के प्रस्ताव मिले उनको धरातल पर भी उतारने का इवेंट जो है वो सरकार ने रखा है कि उनको भी धरातल पर भी उतारा जा सके। तो आज कह सकते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो चौथी होने जा रही है। चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज जो है यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, और पूरी तैयारियां भी की गई है। अगर हम बात करें निवेशकों की तो लगभग कितने अतिथि इस दौरान शामिल हो सकते हैं सेरेमनी में?
देखिए 5,000 से अधिक जो अतिथि हैं उनको निमंत्रण भेजा गया है, वो यहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे। अलग अलग ग्रुप्स के जो बड़े सीईओ हैं, इसके अलावा जो बड़े उद्योगपति हैं, वो सभी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँच चुके हैं और बाकियों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। तो कह सकते हैं कि 5,000 से अधिक जो निवेशक हैं यहाँ पर आएंगे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को इच्छुक हैं सेक्टर्स में, अलग अलग विभागों को लेकर, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे होगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के क्षेत्र में आगे होगा। हर एक सेक्टर में विकास हो, उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो। चूंकि उत्तर प्रदेश देखिए तकरीबन 24 करोड़ की जनसंख्या है, तो ऐसे में एक बड़े बाजार के तौर पर उत्तर प्रदेश जो है वो है। और कहीं ना कहीं इस बात का प्रचार प्रसार सरकार जो है वो काफ़ी तरीके से करती रही है, और इस बात को प्राथमिकता के आधार पर सरकार ने निवेशकों को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरीके की संभावनाएं हैं, सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और एक जो कहीं ना कहीं पहले एक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है एक नेगेटिव जो फीडबैक या नेगेटिव जो इमेज लोगों की जहन में रहती थी, उसको उसका जो परसेप्शन है वो अब बदला है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। अब यहाँ पर जो अगर आप देखें तो क्राइम के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम हुए हैं। लोग जो है वो यहाँ पर आने को इच्छुक हैं, इन्वेस्ट करने को इच्छुक है, और उसके लिए सरकार भी उनको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल जो है वो दे रही है। तो इन सभी चीजों की वजह है कि अगर आप देखें तो अब आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो निवेशक यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि जब पूरा कार्यक्रम होगा तो उसके बाद आज कल यानी 2 दिन जो ये कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद देखना होगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। जी प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद ने किया अपनी पार्टी आरएसएसपी के गठन का ऐलान। आरएसएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन 22 फरवरी को। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। स्वामी प्रसाद ने अपनी पार्टी आरएसएसपी के गठन का ऐलान किया और 22 फरवरी को दिल्ली में बुलाया कार्यकर्ता सम्मेलन। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन जो है उन्होंने बुलाया है, और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से पूरी तरह अलग हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और अब जो है पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुलाया है, और सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, स्वामी प्रसाद ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल जूही, बता दूं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है सपा को लेकर, इसको लेकर जो है अब तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। रायबरेली के राही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इशारों में ही कह दिया कि वो अपनी पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि 22 तारीख को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें वह आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। और अभी तक फिलहाल आरएसएसपी की कमान दिलीप चौधरी के हाथों में थी। और बता दूं कि इस पार्टी का गठन 2013 में हुआ था, और इस पार्टी से यूपी और एमपी में प्रत्याशी चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन जो प्रयास लगाया जा रहा है कि 22 तारीख को पूरी तरह से कमान आरएसएसपी की अपने हाथों में ले लेंगे। और यहाँ यह भी कहना है कि कई पार्टियों से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ऑफर भी आया है कि वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरी तरह से मन बना लिया कि वह किसी पार्टी की बैसाखी बनने का काम नहीं करेंगे, बल्कि वह अपनी पार्टी का पूरी तरह से विस्तार और गठन करके इसी के बदले जो है लोकसभा चुनाव जो है लड़ेंगे। और साथ ही साथ बता दूं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इशारा रायबरेली में किया है, और बता दूं इसके पहले कि अगर राजनीति की बात करें तो 1980 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली जिले से ही ऊंचाहार विधानसभा है, वहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और अब जब सपा से नाराजगी बढ़ी है और सपा से अलग होने के बाद अब वह अपनी पार्टी का गठन करेंगे। और इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली से ही, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, वहीं से संकेत भी दे दिए। और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि 22
फरवरी को जो सम्मेलन हो रहा है, जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी से नाराज कई नेता जो है आरएसएस का दामन भी थामेंगे और वहीं से जो है एक स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी बिगुल फूंकेंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसएस की अध्यक्ष की कमान संभालेंगे तो कहीं ना कहीं जो है पिछड़ा वोटर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की गहरी पैठ भी पिछड़े वोटों में मानी जाती है। वह पिछड़ा और शोषित समाज के राजनीति करने का दम भी भरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। जी बिल्कुल। और बता दें कि स्वामी प्रसाद जो है पहले से भी हमेशा अपने विवादों की वजह से चर्चा में रहे, लेकिन अगर जब उन्होंने ये पार्टी से इस्तीफा दिया था तब उन्होंने ये कहा था कि हम जो है अलग होकर भी पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन अब अचानक खबर आ रही है कि जो वो बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी से अलग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि समाजवादी पार्टी में एक तरह से भगदड़ मच गई है और लगातार समाजवादी पार्टी को झटके भी मिल रहे हैं। अभी तक यह देखा जा रहा था कि सूत्रों का यहाँ तक भी कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया तो उन्हें जो है मनाने की कुछ खास कोशिश नहीं की गई और स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए को लेकर नाराज थे। यही वजह रही कि लगातार जो है पल्लवी पटेल हो या फिर सलीम शेरवानी हो, सभी एक एक करके समाजवादी पार्टियों की नीतियों पर एक हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी से किनारा कस रहे हैं। अब आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गठबंधन पर अखिलेश यादव का बयान, सीटों की लिस्ट इधर से उधर आई, उधर से भी इधर गई और अभी बातचीत चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि सीटों की लिस्ट उधर से आई और इधर से भी गई है और फिलहाल जो है बातचीत चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश ने कहा सीटों का बंटवारा हो जाएगा तब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। तो अब जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा है सीटों पर जो है बंटवारे की बात पर सहमति बन जाती है और इसके बाद वो इस यात्रा में शामिल होंगे। तो अखिलेश यादव ने इस सीटों के बंटवारे को लेकर अब अपना बयान दिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो है सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। खबर से आगे, मथुरा में गिट्टी से भरी मालगाड़ी का एक डिब्बा शंटिंग के दौरान पटरी से उतर गया, जिसके बाद डाउन रूट पर दोनों पर ट्रेनों का संचालन 2 घंटे तक बाधित हो गया, जिसकी वजह से 5 ट्रेनें जहां की वहां खड़ी रह गई। बताया जा रहा है कि आगरा की ओर से गिट्टी लेकर डीएसी मालगाड़ी का ड्राइवर उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुड्स यार्ड में लेकर जाने के लिए शंटिंग कर रहा था। तो वहीं मालगाड़ी के पटरी से उतरने का पता लगते ही हड़कंप मच गया। हालांकि दुर्घटना के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद डिब्बे को पटरी पर चढ़ाया गया, फिर रेल यातायात बहाल कर दिया गया। तो गिट्टी से भरी मालगाड़ी जो है पटरी से उतरी और डाउन रूट पर ट्रेनों का संचालन इसके चलते ही रुका। शंटिंग के दौरान पटरी से मालगाड़ी उतरी। और बढ़ते आगे, मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की हालत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो परिवार में कोहराम मच गया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस में नौकरी कर रहे थे ये? होमगार्ड। किस थाने पे तैनात थे? कुरावली थाने। कितने बजे लगभग इनकी तबीयत की सूचना आई थी? खबर पहुंची है 12-1 बजे। फिर कहाँ ले गए थे दिखाने के लिए? अस्पताल में आए हैं कुरावली वाले में। हाँ, तो खत्म हो गया। उपचार नहीं हो पाया था?
बढ़ते आगे खबर जौनपुर से है, जहां दर्शनार्थियों से भरी एक लग्जरी बस पलट गई। वहीं बस पलटने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सभी घायलों को BHU रेफर कर दिया। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव के निकट का बताया जा रहा है। और दिल्ली विधानसभा से सीएम केजरीवाल लाइव, क्या कुछ करे, चलिए आपको सुनाते हैं। संगति है दिल्ली को लेके। दिल्ली कहने को आधा राज्य है, मेरे को तो लगता है 5% राज्य भी नहीं है। अगर ये फुल स्टेट होता, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी कि मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करके वो 2 मिनट के अंदर अपनी पोस्ट के ऊपर रह जाता, सस्पेंड कर दिया जाता वो सीधा। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक बहुत गंदी और नीच राजनीति का शिकार है। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और इसके बदौलत रियल पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार दूसरी पार्टी की है और वो दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार अपना काम कर सके। अभी मेरे भाई सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत विस्तार से इस पूरी स्कीम के बारे में बताया। मैं इसको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर लगभग 27 लाख कंज्यूमर है मोटा मोटा। इन 27 लाख में से लगभग 10.5 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं, यानी कि 40% कंज्यूमर्स ऑफ दिल्ली वो ऐसे हैं जो अपना बिल नहीं भर रहे। वो बिल क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि उनको लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, उनके बिल बढ़ चढ़ के आए हैं और उनके बिल सही नहीं है, इसलिए वो अपने बिल नहीं भर रहे। ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है। 40% दिल्ली के लोग, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, अगर बिल नहीं भर रहे तो इसकी किसी भी जिम्मेदार सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके बारे में कोई पॉलिसी डिसीजन लेके आए। तो एक तरफ सारे कंज्यूमर्स दुखी हैं, कंज्यूमर चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, अपने बिल ठीक कराने के लिए चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, दलालों के चक्कर लगा रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, हर किस्म का गलत काम चल रहा है इस वजह से कि इतने सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने सारे बिल गलत हैं। ये बिल गलत क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बिल गलत आने का, ये कोविड के दौरान जब बहुत महीनों तक मीटर रीडिंग लेने के लिए नहीं गए, कई महीनों तक बिल जनरेट नहीं हुए, कईयों के बिल जनरेट हुए तो एवरेज के ऊपर जनरेट कर दिए गए, किसी की फर्जी रीडिंग लिख दी गई। कोविड के दौरान इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्रॉब्लम हुई कि आज 40% दिल्ली जो है वो गलत बिलों, इन्फ्लेटेड बिल्स का शिकार है। हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, हम जनता के भलाई देखते हैं। जैसा अभी और भी कईयों ने बताया कि रोज अगर आप एमएलए दफ्तर में बैठे तो सुबह से शाम तक बिल ठीक कराने वालों का तांता लगा हुआ है। इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? इन लोगों ने आज तक ऐसे जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया और जनता की समस्याओं पे खुशी मनाई, इसलिए आज इनका ये हाल है कि कभी 3 सीट आती है इनकी, कभी 8 सीट आती है। अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना लेके आए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इस योजना में मोटा मोटा ये है भाई, पिछले 2, 3 साल, 4 साल जब से आपने बिल नहीं दिए, उस दौरान अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है, ऐसी रीडिंग जो आप भी सहमत हो, जल बोर्ड भी सहमत है, 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है तो उनको मान लिया जाएगा, उसकी एवरेज ले ली जाएगी और उसकी एवरेज से बाकी सारे महीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। भाई आपकी एक रीडिंग आ रही है मान लो 18,000 लीटर, एक रीडिंग है 21,000 लीटर, आप कहते हो ये 2 सही है, तो 21 और 18 39,000 लीटर हो गई। 39 को 2 से डिवाइड किया, 19.5 हो गया, ये आपकी एवरेज रीडिंग। तो जितने महीनों का आपने बिल नहीं दिया उतने महीनों का इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल जनरेट कर देंगे। तो उस हिसाब से
एक तो ये हो गया कि भाई जिसकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है, ओके रीडिंग को कैलकुलेट। कई लोग जैसे इन्होंने बताया 2012 से किसी ने बिल ही नहीं दे रखे, मीटर ही नहीं लगा रखा। ऐसे लोग अगर अब मीटर लगाने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये देखेंगे उसके आस पड़ोस की, उसकी गली में रहने वालों का क्या बिल आया, क्योंकि पड़ोसी तो सेम कैटेगरी के लोग हैं। ये भी, इसका भी लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रीसेटलमेंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों का बिल कैसे आ रहा है। तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है, जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पे बिल आ रहा है उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे, कहां हो सकती है, इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमियां तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी वाले आए बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे, हम चेंजेस कर लेंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20,000 लीटर से कम, तो 20,000 लीटर से कम अगर हो गया तो उसके 5-7 साल का सारा बिल माफ हो जाएगा। और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंटरेस्ट माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग 10.5 लाख में से 90% से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20,000 लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा, बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। तो दिल्ली से आप अभी सीएम केजरीवाल को सुन रहे थे और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।